Good morning, students. From today, we are going to start our second term. So, in B1, the first chapter is chapter 10, motion and measurement. मोशन मतलब होता है गति, किसी चीज़ का चलना फिरना मतलब मोशन, ठीक है. मेजरमेंट मतलब नापना. डिस्टेंस मतलब दूरी. दो चीज़ें जो एक डिस्टेंस मतलब एक से अलग दूसरी कहीं और रखी है, तो उन दोनों के बीच का जो गैप होगा, जो स्पेस होगा, उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे. जैसे आप अपने घर पे हैं, आप स्कूल आएंगे तो आपका घर एक प्लेस हो गया और आपका स्कूल दूसरा प्लेस हो गया, तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, जो दूरी है या फिर जो स्पेस है, जितना आप चल के आते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे. और आपके चलने को मोशन बोलेंगे, ठीक है. तो इस चैप्टर में सबसे पहले है आपका एक जनरल डिस्कशन हो रहा है क्लास में, जैसे नॉर्मली हम अपनी क्लास में करते हैं. बच्चे अपने टीचर से पूछ रहे हैं कि जो है बच्चे कि हम इस चीज़ को किस तरीके से मेजर करेंगे, या फिर ये कैसे चल रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मूव कर रही है या फिर ये जैसे मोशन में है. तो बहुत सिंपल सी एक चीज़ है कि अगर कोई चीज़ चलते हुए अपना प्लेस बदल रही है, यानी कि कोई भी चीज़ जो आपको देखना है कि वो मोशन में है या नहीं, सबसे पहले आप ये नोटिस करेंगे कि वो पर्टिकुलर चीज़ अपना प्लेस बदल रही है या नहीं. अगर वो चीज़ अपना प्लेस बदल रही है तो वो मोशन होगा, और वो अपने प्लेस पे कांस्टेंट है तो वो मोशन नहीं होगा, उसका मूवमेंट होगा. मतलब सिंपल उसका एक होता है ना कि वो, हाँ ठीक है, वो एक्टिव है, उसके अंदर कुछ हरकत हो रही है, लेकिन वो ऐसा उसमें कोई मोशन या कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है, ठीक है. अब यहाँ पे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या है, आपको जो पिछला टाइम है उस टाइम के ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है. बेसिकली इसमें ये बताया गया इस पूरे पैराग्राफ में आपको कि जो ट्रांसपोर्ट है पहले कैसा था, अब कैसा, धीरे धीरे कैसा चेंजेस उसमें आ रहे हैं. पहले लोग पैदल चलते थे, फिर लोगों ने पत्थर से पहिए बना के उसकी गाड़ी बनानी शुरू करी, फिर जानवरों को इस्तेमाल किया ताकि वो उन पर बैठ के सवारी कर पाएँ, उनके लिए कोई गाड़ी बनाए, जैसे आपके बुलक कार्ट है और घोड़ा है, इस तरीके की. धीरे धीरे वो चीज़ें और मॉडिफाइड होके साइकिल, स्कूटर, बाइक और प्लेन, ट्रेन, बस, कार, इन सब पे आई. तो ये क्या है, एक मॉडिफिकेशन है. तो इससे क्या हुआ, हमें चीज़ों मतलब डिस्टेंस को कवर करने के अलग अलग मीन्स मिल गए. यानी कि अब किसी प्लेस पे अगर पहले मैं बैलगाड़ी से जाती थी, बुलक कार्ट यहाँ से लेके बरेली तक, तो आप खुद सोचिए कितना टाइम लगेगा. बट अब क्या है, मैं वहाँ जा रही हूँ, ट्रेन से जा रही हूँ, मैं बस से जा रही हूँ, मैं अपनी कार से जा रही हूँ, बाइक से जा रही हूँ. डिस्टेंस हमने और कम टाइम में कवर कर लिया. तो क्या है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इजी हो गया है हमारे लिए तब से, जब से हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हुए हैं, ठीक है. तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस हम कैसे लें, यानी कि हम दूरी दो जगह के बीच की, दो चीज़ों के बीच की कैसे नापें, और कैसे पता करें कि इस चीज़ में मूवमेंट और मोशन है या नहीं. अब नेक्स्ट पेज में देखिए, हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क. अब ये डेस्क है तो इसको आप कैसे मेजर करोगे, या तो आप इंच टेप से मेजर करोगे इसको प्रॉपर, आपके पास इंच टेप है, आपके पास स्केल है. जब आपके पास स्केल या इंच टेप नहीं होता है, फिर भी आपको अगर कुछ मेजर करना होता है, नापना होता है, तो आप क्या करते हैं, उसको जैसे हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम फिंगर से नाप लेते हैं, हम अपने हैंड से, हम अपने फुट स्टेप से नाप लेते हैं, पैरों के कदमों से. अब इस फिगर में क्या दिखाया गया है आपको, कैसे नापा इन्होंने, गिल्ली और डंडे की लेंथ से. एक गेम होता है ना गिल्ली डंडा, उसमें गिल्ली होती है छोटी सी और एक डंडा होता है. इन्होंने क्या करा है, उसमें सबसे पहले एक साइड में एक डंडा रखा, उसके जो वाइड विड्थ है उसके पैरेलल एक डंडा रखा, जितना स्पेस बचा उसमें गिल्ली रखी, वहाँ पे टिक कर लिया, ठीक है. जहाँ पे गिल्ली का एंड हो वहाँ पे टिक कर लिया. दूसरी साइड से उन्होंने सेम यही प्रोसीजर करा, एक गिल्ली रखी, फिर एक डंडा रखा, पहले एक डंडा रखा फिर एक गिल्ली रखी. तो उससे उन्हें क्या पता चला कि इस टेबल के अगर हम इक्वल दो पार्ट करेंगे तो क्या होगा, दोनों पार्ट किसके मेजर मतलब किसके बराबर है, एक गिल्ली और डंडे के बराबर है, ठीक है. मतलब जो दूसरा पार्ट है, दो पार्ट आप किसी चीज़ के कर दोगे तो क्या होगा, एक साइड का पार्ट जो है वो एक गिल्ली डंडे के बराबर है, सेम दूसरे साइड का पार्ट भी गिल्ली डंडे के बराबर है. तो जब आप दोनों पार्ट को इक्वल करोगे तो क्या होगा, दो गिल्ली और दो डंडे का डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट, जो ये दोनों पॉइंट हैं आपके, जो ये पॉइंट
और जो ये पॉइंट है, दोनों के बीच में दो गिल्ली और दो डंडों के बीच का डिस्टेंस है। दोनों के बीच में दो गिल्ली और दो डंडों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है। अब इसका एक नेक्स्ट मेथड और क्या है कि आप उसको किसी थ्रेड से नाप सकते हैं। थ्रेड मतलब कोई धागा। ठीक है। आपको क्या करना है, उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक थ्रेड को डायरेक्ट स्ट्रेच करना है। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे की लंबाई कितनी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक मेज़रमेंट का एक और तरीका हो जाएगा, उसको नापने का एक और तरीका हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास छोटे थ्रेड हैं, इक्वल एक पूरा बड़ा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, थ्रेड के पार्ट कर सकते हो। मतलब थ्रेड के पार्ट कैसे करेंगे आप, अगर किसी थ्रेड की 100 सेंटीमीटर लंबाई है, तो अगर आपके पास उसके दो इक्वल पार्ट पड़े तो मतलब कितने हो गए, 50 सेंटीमीटर ईच हो गया। अगर 4 हैं 25 सेंटीमीटर ईच हो गया। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों से भी ईजिली मेज़र कर सकते हो। कोई भी क्वांटिटी आप ईजिली मेजर कर सकते हो तब जब आपके पास जो चीज़ है आपको उसकी क्वांटिटी पता हो कि वो कितनी है। ठीक है। मेज़रमेंट क्या होता है, दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, लेकिन तब जब हमें किसी एक की क्वांटिटी पता होती है, हमें किसी एक की मात्रा पता होती है कि ये कितना है, तब उससे हम दूसरे को कंपेयर करेंगे। अगर ये इतना है, माना मेरे पास एक बॉटल है, वो 1 किलो की है, मेरे पास उसके अलावा दो छोटी छोटी बॉटल्स हैं, तो जब मुझे पता है कि ये वाला मेरा बॉटल 1 किलो का है, तो मैं क्या करूँगी, दूसरे वाले बॉटल, दोनों बॉटल को उसके साथ रखूँगी, उसको मैं वे करूँगी वेइंग मशीन पे, जितना आएगा मुझे पता चल जाएगा कि भाई अच्छा एक बॉटल तो मेरा 1 किलो का है, बट ये दोनों बॉटल मिलके भी मेरी 1 किलो नहीं हो रही हैं। तो इस तरीके से आप जब भी मेजर करोगे तो आपको एक चीज़ की क्वांटिटी हमेशा पता होनी चाहिए, तब आप मेजर इजीली कर पाओगे। अगर इनकेस आपको नहीं पता होता तो उसका दूसरा बेस्ट मेथड क्या होता है कि आप मेज़र करिए और उसके बाद जिस क्वांटिटी से आपने मेजर करा है, जिस चीज़ से आपने मेजर करा है, उसको आप उसको किसी इंच टेप से या प्रॉपर किसी ऐसी चीज़ से उसका डिस्टेंस है, उसका वेट है, जान लीजिए, जो कि एक आपका पूरा सिस्टम हो, एक यूनिट हो पूरी मेजरमेंट की। माना मैंने थ्रेड से अपनी टेबल की लंबाई तो नाप ली, डिस्टेंस नाप लिया दो पॉइंट के बीच का, बट मुझे नहीं पता थ्रेड में एग्जैक्टली कितना सेंटीमीटर कितना मीटर का है, तो मैं क्या करूँगी, उस थ्रेड को स्केल पे मार्क रखूँगी और वहाँ पे मार्क कर लूँगी कि कितना मीटर कितना सेंटीमीटर आ रहा है। तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा स्केल इतना है, और अगर मैंने इस स्केल से, मेरा स्केल माना 10 सेंटीमीटर का है और मैंने इस स्केल से 2 बार अपनी टेबल नापी, तो मेरा टेबल 10 × 2 20 सेंटीमीटर हो गया। बेस्ट मेथड जब आपको क्वांटिटी पता हो तभी करें मेजरमेंट, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, आप मेज़र करने के बाद अपने उस क्वांटिटी को ज़रूर चेक कर लें कि कितनी है वो, कितना किलोग्राम, कितना किलोमीटर, कितना मीटर और कितना सेंटीमीटर है। नेक्स्ट एक मेथड होता है, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, हम अपने हाथों से नापते हैं। ठीक ना, हम अपने हैंड स्पैन बोलते हैं उसको, अपना एक हाथ से नापते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मेरे पास अगर कोई टेबल है या कोई बॉक्स है, तो मैं क्या करूँगी, उसके एक कॉर्नर पे अपना थंब रखूँगी और अपना पूरा हाथ स्ट्रेच करके अपने सबसे छोटी वाली जो फिंगर है उसको लेके जाऊँगी। फिर उस पॉइंट पे जहाँ पे मेरी फिंगर ख़त्म हुई है, आपको बताती हूँ, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मुझे मेजर करना है, तो मैं एक फिंगर यहाँ रखूँगी अपनी थंब और एक यहाँ प्लेस करूँगी, फिर मैं वापस अपने थंब को यहाँ पे लेके आऊँगी और वो यहाँ तक जाएगा। तो इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितने हैंड स्पैन में मेरा जो पूरा का पूरा टेबल है जो वो कितना करा। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। पहले के टाइम में बहुत टफ होता था मेजर करना, आज के टाइम में जब से मीट्रिक सिस्टम और ये आपके सारे सिस्टम लागू हैं, चलते हैं, जिनको हम मानते हैं यूनिट्स को, तब से आपके लिए कुछ भी चीज़ को मेजर करना बहुत इजी हो गया है। पहले क्या होता था, लोग हैंड स्पैन से और किसी तरीके के थ्रेड से, किसी रॉक से, या फिर इस तरीके से बोलते हैं ना कि गिल्ली डंडा वाले, जैसे हमने बताया एग्जाम्पल, उस तरीके से लोग मेजर करते थे। उसके बाद क्या हुआ, एक मीट्रिक सिस्टम आया फ्रेंच में, फ्रांस के साइंटिस्ट ने एक मीट्रिक सिस्टम दिया
सिस्टम दिया एक मेजरमेंट का, जैसे हम बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम, ठीक है। उसमें कुछ यूनिट्स होती हैं और इस यूनिट की कुछ नॉन क्वांटिटीज़ होती हैं कि हाँ हमें पता है 1 सेंटीमीटर में इतना मीटर होगा या 1 मीटर में इतना सेंटीमीटर होगा। तो वो क्या होता है, एक नॉन क्वांटिटी है जिससे हम कोई भी अननोन क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है, फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी here. For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement. क्या होता है ये sake of uniformity, मतलब सभी मेजरमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी मेजरमेंट को एक साथ रखने के लिए हम क्या करते हैं, अब जो हम डिस्टेंस कवर करेंगे इंडिया से लंदन तक का, वो हम इंडिया से लंदन भी सेम करेंगे और लंदन से इंडिया भी सेम होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो इंडिया वालों के लिए अलग होगा या लंदन वालों के लिए अलग होगा। वो इंडिया से लंदन जो स्पेस है, डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर अगर है तो 2000 किलोमीटर ही रहेगा, उसका यूनिट इंडिया में और लंदन दोनों में सेम ही रहेगा। इस सिस्टम को हमने क्या बोला, मीट्रिक सिस्टम बोला या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इंटरनेशनल इसलिए बोला हमने इसको क्योंकि ये पूरे इंडिया को छोड़ के पूरे वर्ल्ड में एक ही तरीके का लागू है, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं या फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलते हैं, एसआई यूनिट्स, ठीक है। द एसआई यूनिट इज लेंथ ऑफ लेंथ इज मीटर। लेंथ के लिए एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6। वहाँ पे आपको मीटर स्केल दिखाया गया था, ऑल्सो शोन इन द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। आपके स्केल में, ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है उसमें भी 15 सेंटीमीटर की एक स्केल आपके पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। एक मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, छोटे छोटे जितने पोर्शन में उसको डिवाइड किया जाता है उन्हें सेंटीमीटर बोलते हैं। तो एक मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और हर सेंटीमीटर क्या होता है, उसके 10 इक्वल डिवीजन होते हैं जिनको हम बोलते हैं मिलीमीटर। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या हो गई एसआई यूनिट में मेजरमेंट की लेंथ की, 1 मीटर। उसके बाद 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। ये इस तरीके के मेजरमेंट को आप याद कर लीजिए क्योंकि आपको मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा इसकी नीड होगी, ठीक है। अब क्या है, फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। अब डिस्टेंस को कवर करना है हमें तो हम क्या करेंगे, लार्ज डिस्टेंस को कवर करने के लिए मीटर सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो मीटर, अब आप मीटर से कब तक नापते रहोगे कि भाई बरेली से कितना मीटर है, ये तो एक लेंथ हो गई ना। लेकिन एक डिस्टेंस अलग चीज़ होती है, लेंथ तो लंबाई भी होती है। आप मेरी लंबाई नाप सकते हैं, अपनी लंबाई नाप सकते हैं। अब आप में यहाँ पर मैं अपनी लंबाई किलोमीटर में थोड़ी नापेंगे कि हम कितने किलोमीटर लंबे हैं, ठीक है। किलोमीटर होता है डिस्टेंसेस के लिए, एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूनिट लेते हैं किलोमीटर, वो डिस्टेंस होता है, दूरी, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई वो अलग होती है। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज मीटर इज़ नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। मीटर एक सही यूनिट नहीं है, हमें बहुत टफ होगी। वी डिफाइन अ लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज़ कॉल्ड किलोमीटर। अब ऐसा यूनिट में डिस्टेंस के लिए क्या है, किलोमीटर है। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब आप सोचिए 1 किलोमीटर हमारे लिए कितना ईजी होगा गेस करना, यहाँ से कहीं के लिए भी। हमारे स्कूल से लेके 1 किलोमीटर कितना इजीली गेस कर पाएंगे। हम उसको मेजर अगर किलोमीटर में करेंगे हम 1 बोलेंगे उसको। अब हम इस तरीके से कितने हज़ार मीटर लेंगे अगर हम उस चीज़ को मीटर में करेंगे तो इसलिए लेंथ के लिए मीटर और डिस्टेंसेस के लिए किलोमीटर एसआई का यूनिट है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम का यूनिट है। नेक्स्ट है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हमेशा याद रखिएगा आपको कुछ भी चीज़ मेजर करनी है हमेशा अपना स्केल को यहाँ पे दिखाया गया फिगर में एकदम सीधा रखें, कुछ भी चीज़ उसके बीच में ना आने दें, बिल्कुल प्लेन हो जब आपका सरफेस तभी आप मेजर करें। अपने स्केल को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखें और एंड पॉइंट पे हमेशा उसको मार्क करें कि कहाँ तक आपका डिस्क ने लेंथ को कवर किया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। अब अगर कोई कर्व तार है, कोई आपका एल्यूमिनियम का वायर है जो कि कर्व्ड है, तो आप उसका लेंथ कैसे मेजर करोगे, स्केल तो उसमें नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि स्केल हमारा स्ट्रेट लाइन होता है,
कर्व लाइन पे हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे अच्छा क्या करेंगे, एक थ्रेड लेंगे, एक लूज थ्रेड लेंगे और उस थ्रेड को हम इस तरीके से उसके ए पॉइंट से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से बी पॉइंट तक रखेंगे। जितना वो थ्रेड जाएगा उसको कवर करते हुए उतनी लेंथ हम अपने थ्रेड की स्केल पे मेजर कर लेंगे, तो उतना लंबा हमारा वो वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरा मेथड था मेजर करने का चीज़ों को जो कर्व्ड हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ जो चल रही है, ठीक है, वो क्या है, मोशन में है। अब मोशन के यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप्स बताए हैं। फर्स्ट हम देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में जो भी मोशन होता है बिल्कुल सीधा, उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। क्लियर है आप सबको? तो यहाँ पे जैसे ये जो आपके सोल्जर्स हैं, ये मार्च पास कर रहे हैं, तो ये कर्व नहीं करते, ये स्ट्रेट करते हैं, सीधा जाते हैं। रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, सीधी चलती हैं, वो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है, एकदम स्ट्रेट। नेक्स्ट है ये इस तरीके से ये जो चलता है, जिसमें आपका जो बैल है वो घूमता रहता है और वाटर जो आपका खेत है उनको मिलता रहता है। फैन घूम रहा है, ये चीज़ें गोल गोल घूम रही हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के चारों ओर। तो क्या है, इनका डिस्टेंस तो उस पॉइंट से सेम है, लेकिन ये मोशन में है, लगातार इधर से उधर घूम रही हैं। तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये अपने इस प्लेस पे वापस आएंगी। सर्कुलर मोशन में है, ये पीरियोडिक मोशन में है। क्लियर है आप सभी को? The motion of a point marked on the blade of an electric fan or of the hands of the clock are example of circular motion। ये सर्कुलर मोशन में है, यानी गोल गोल घूम रही हैं। ये बच्चे झूले पे हैं, तो ये पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस। पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स मतलब कैसे होते हैं कि आपको पता है कि अगर थर्ड पीरियड मेरा है, फिर मेरा फिफ्थ पीरियड है, तो मैं थर्ड में भी आऊँगी और मैं अपने ही टाइम पे उसी टाइम फिफ्थ पीरियड में भी आऊँगी। तो ये क्या है, मेरे एक पीरियड्स लगे हुए हैं, मतलब मैं थर्ड में भी हूँ, मैं फिफ्थ में भी हूँ, दोनों क्लासेस में आपके पास आऊँगी। तो इसमें क्या होगा, आपका सिंपल सा है, थर्ड और फिफ्थ मेरे आपकी क्लासेस हैं और मेरा पीरियोडिक मोशन होगा कि मैं थर्ड पीरियड में भी आपके पास आई और मैं फिफ्थ पीरियड में भी आई, उसके अलावा किसी और पीरियड में मैं नहीं आऊँगी। तो क्या है, ये मेरा पीरियोडिक मोशन है कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे वापस उसी जगह पे जाऊंगी। तो जैसे झूले में होता है कि एक टाइम पे वो आगे जाएंगे, उसी टाइम के एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो पीछे वापस आएंगे। घड़ी 3 बजा रही है, तो उसको पता है कि 12 घंटे बाद उसको फिर 3 की उस पे आना है पॉइंट पे। गिटार में इन सब चीज़ों पे क्या होता है, बीट्स देते हैं, तो एक पीरियोडिक मोशन होता है कि हाँ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम उस चीज़ को टच करेंगे, वापस से वही हमारा सब कुछ होगा सेम। ठीक है, अब ये था आपका चैप्टर। इसके कीवर्ड्स हैं सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस, मेजरमेंट, मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, यूनिट, ऐसा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। एक बार मैं आपको इन सबका एग्जांपल, मतलब आपको इन सबको वर्कशीट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, जूम पे। थैंक यू।